हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। क्या आप कर रहे हैं सीटेट एग्जाम की तैयारी या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इजीली हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर आप सीटेट दे रहे हैं, यूपी टेट दे रहे हैं, रीट एग्जाम, केवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इन एग्जाम्स के लिए आप हमसे इजीली कनेक्ट हो सकते हैं और हम आपकी तैयारी बेहतरीन ढंग से करा रहे हैं। फिलहाल के लिए टॉपिक आज का हमारा जो रहने वाला है, आज की क्लास जो है क्लास नंबर 2 में हम हिंदी यानी हिंदी पैडोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर जो चल रहा है वो भाषा। यानी भाषा चैप्टर को हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं कि भाषा अधिगम क्या होता है और भाषा अर्जन क्या होता है। क्लियर? इन बातों को हम क्लास नंबर 1 में बता चुके हैं, जो कि आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से वीडियो सारी की सारी मिल जाएंगी बहुत ही आसान तरीके से। चलिए, आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे और आज की क्लास हमारी रहने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आप पहली बार सेशन पे आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। वही है ना कि मैं कितना ही अच्छा पढ़ा लूं, जब तक आप खुद से नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक वही तैयारी आपकी बढ़िया नहीं हो सकती है ना, क्योंकि एक टाइम के बाद हमें रिवीजन तो करना ही पड़ता है। तो आज की क्लास जो रहने वाली हिंदी यानी चैप्टर जो है वो हमारा भाषा रहने वाला है। और पहली बार आए हो तो लाइक शेयर तो कर ही दोगे। भाषा के बारे में हम क्लास नंबर 1 में बता चुके हैं बहुत ही डिटेल में आपको कि भाषा होती क्या है। कम्युनिकेशन का एक माध्यम होती है, यानी संप्रेषण का एक माध्यम होती है, जिसके माध्यम से हम अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचा पाते हैं, उनकी बातों को हम समझ पाते हैं, है ना। तो इस चैप्टर के बारे में क्लास नंबर 1 में आप डिटेल में समझ चुके हैं और आज की क्लास में हम कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा या मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। क्लियर? सीटेट तो आपका हवा हवा में निकल जाएगा इस बार, अगर आप मेरे से कनेक्ट होते हैं। और कहीं पर भी अगर आपको डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट के अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीडियो प्लान करेंगे 110%। और आज ओवरऑल कुछ 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, बार बार रिपीट हुए हैं। तो बैठिएगा, कॉपी पेन लेके बैठ के फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं और जवाब देने की कोशिश करिएगा कि हम फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं सारे क्वेश्चंस को, ताकि इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप उस क्वेश्चन को आप इजीली कनेक्ट कर पाओ, है ना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है भाषा विकास की किस अवस्था में, क्या लिखा हुआ है, लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात हो रही है। पहली बात तो विकास की अगर हम बात करें, अगर हम विकास की बात करें तो विकास जो होता है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के क्या होते हैं, गुणनफल के बराबर होता है। डेवलपमेंट की बात करी जाए, है ना। देखो, पहली बात एक सिंपल सा फंडा है। अगर आपने सीडीपी प्रिपेयर कर लिए, यानी अगर आपने सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास अच्छे से रेडी कर लिया है तो आपका सीटेट इजीली निकल जाएगा, क्योंकि बाल विकास तो रेडी है तो उसके साथ में ही हिंदी भी रेडी हो जाएगी और हिंदी के साथ में इंग्लिश भी रेडी हो जाएगी। क्योंकि जब से पेपर ऑनलाइन होना स्टार्ट हुआ था बीच में अभी 2 बार, तो क्या हुआ था, हिंदी जो पैडोलॉजी थी उसी को इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया था। मतलब इंग्लिश को भी वही सेम ही था फंडा, केवल उसको ट्रांसलेट कर दिया था हिंदी को, है ना। तो वहां से क्या हुआ, बहुत इजी हो गया है। सीडीपी अगर तैयार है तो हिंदी इंग्लिश इजीली क्लियर हो जाती है। और अगर आप ओबीसी से हैं तो केवल आपको 82 मार्क्स लाने पड़ते हैं। 150 मार्क्स का पेपर होता है, नो नेगेटिव मार्किंग होती है, तो आपको पता ही है। मैंने कई बार पैटर्न पूरा अपलोड कर रखा है अच्छे तरीके से कि सीटेट का पैटर्न क्या है, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। तो ये सारी बातें तो आपको पता ही होंगी अगर आपने उन वीडियोस को देखा होगा। क्या लिखा हुआ है कि भाषा विकास की किस अवस्था में शिशु लंबी तानों में व्यंजन स्वर संयोजन को दोहराते हैं। यानी भाषा विकास की ऐसी कौन सी अवस्था है जहां पे बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है, वहां पे कौन सी अवस्था में स्वर और व्यंजन को दोहराता है बच्चा। कौन सी अवस्था है? क्या वो बलबलाना है, क्या वो कुंजन है, एक या दो शब्द वाक्य बनाता है जिसको टेलीग्राफिक स्पीच बोलते हैं, या फिर स्वयं आविष्कृत वाक्य है। बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा। देखो, सिंपल फंडा है। अगर बलबलाना की बात करिए तो ये बलबलाना 6 महीने में आता है। मतलब बच्चा पैदा जब होता है उसके 6 महीने के बाद बच्चे के अंदर ये बलबलाने की हैबिट आ जाती है, आदतें आ जाती हैं। कूकने यानी कूकना वगैरह क्या होता है, कुंजन वगैरह क्या होता है, तो ये जो होता है 2 से 3 महीने के अंदर आ जाता है बच्चे के अंदर। यानी 2 या 3 महीने का जब बच्चा होता है तो वो कूकना स्टार्ट कर देता है। अब उसके बाद में इन्होंने लिखा हुआ है एक या दो शब्द वाले वाक्य कब बनाएगा, जब बच्चा 1.5 साल यानी जब बच्चा 1.5 साल या 2 साल के करीब होगा, तो उस टाइम बच्चा क्या करता है, 2 या 3 शब्द मिला के बोलने लगता है। यानी 1 या 2 शब्दों का यूज करके कोई सेंटेंस बनाने लगेगा। मतलब समझ रहे हैं आप क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं? इतना एकदम इजी है। टेलीग्राफिक स्पीच भी कभी कभी बोल देता है कि क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब बच्चा 1 या 2 शब्द वाले वाक्य बनाने लगे, मतलब 2 शब्दों के माध्यम से कोई सेंटेंस बनाने लगे, तो वहां पे क्या होता है, उस स्टेज को हम टेलीग्राफिक स्पीच बोलते हैं। तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई। बलबलाने की उम्र भी आपको पता हो गई, 6 महीने में बच्चा जो है बलबलाना सीख जाता है। और कूकने की आवाज 2 से 3 महीने के अंदर, और 1.5 और 2 साल के बीच में बच्चा जो है टेलीग्राफिक स्पीच का यूज करने लगता है। स्वयं आविष्कृत वाक्य की बात यहाँ पे हो नहीं रही है। तो यहाँ पे शिशु लंबी तानों में स्वर और व्यंजन का देखो दोनों को मिला के, जहां पे स्वर भी बोल रहा हो व्यंजन भी बोल रहा हो, तो वो बलबलाना होता है। क्या होता है? यानी हम जाएंगे फर्स्ट ऑप्शन के साथ में। यानी 6 महीने की अवस्था में जब बच्चा 6 महीने में होता है,
6 महीने का होता है उस टाइम पे स्वर और व्यंजन के संयोजन से वाक्य बनाने लगता है, बलबलाने लगता है ना। तो इस बात को आपको समझ में आ ही गया होगा, आई होप। हमारी स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आगे क्या बात बोली जा रही है। क्लियर इतनी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। थोड़ा सा इजी है, हमारी स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। चलिए पढ़िए फटाक से, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर सेकंड में। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजीली है, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो इजीली आंसर आप दे पाओगे। चलो बताओ यहाँ पे क्या होगा। क्या लिखा हुआ है, शिक्षार्थियों को समृद्ध भाषाई परिवेश मिलना चाहिए, यानी विद्यार्थी जो स्टूडेंट हैं उनको क्या होना चाहिए, समृद्ध परिवेश मिलना चाहिए, यानी प्रिंट रिच इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, जहां पे भी वो शिक्षा ग्रहण करते हैं, पढ़ते हैं बैठ के, तो वहां का क्लासरूम जो है वो बहुत ही बेहतर होना चाहिए, ये बात इन्होंने बोली है। आगे चलिए, और गलतियां इस बात का साक्ष्य है कि अधिगम हो रहा है या किसके द्वारा अनुशंसित है, यानी यहाँ पे क्या बात बोले, बहुत ही इजी बात है अपने आप में, अगर थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाओगे। कह रहे हैं कि हमें इन्वायरमेंट जो है ऐसा मिलना चाहिए जहां पे बच्चा अच्छे से सीख रहा हो और गलतियों के माध्यम से ही बच्चा आगे बढ़ता है, यानी गलतियों के माध्यम से एज अ टीचर आप बच्चे का आकलन कर पाते हो कि उसने कहां तक सीख लिया है ना। तो गलतियां जो होती है वो लर्निंग में सहायता करती हैं, अधिगम में सहायक होती हैं, बाधा नहीं डालती। तो बोल रहे हैं कि ये किसके द्वारा अनुशंसित है, क्या ये व्यवहारवादी के द्वारा है, संज्ञानात्मकवादी है, या मानवतावादी है, या मनोविश्लेषणात्मक है। फटाक से आप कमेंट करेंगे। देखो यहाँ पे बात हो रही है भाषाई परिवेश, आपकी लर्निंग की बात हो रही है, कहां पे आप ज्यादा सीखते हो, कहां पे आप अच्छे से सीखते हो। तो ये सीखना आपके संज्ञान से, आपके दिमाग से रिलेटेड है ना। तो संज्ञानात्मकवादी के साथ जाएंगे हम, किसके साथ, देखो यहाँ पे व्यवहारवादी की कोई बात नहीं हो रही, ना तो मानवतावाद की, कोई समाज की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कोई मनोविश्लेषण, कोई विश्लेषण नहीं कर रहे हो यहाँ पे आपके संज्ञान की बात हो रही है। जब आप सोचते हो, समझते हो, एक दूसरे से बात करते हो, तब आपका संज्ञान बेटर होता है, आपका दिमाग अच्छा होता है ना, सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। तो यहाँ पे वही बात हो रही थी कि आप गलतियों के माध्यम से आपका संज्ञान बेटर होता है और आप अच्छे से सीख पाते हो, है ना। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ में। क्लियर, हमारी स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे चलते हैं और समझते हैं कि आगे क्या बात बोली जा रही। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। देखो मैं कितना अच्छा पढ़ा लूं, जब तक आप खुद से कोशिश नहीं करेंगे तब तक तैयारी आपकी बेहतर नहीं हो सकती है। और नोटिफिकेशन तो कभी भी आ सकता है, आप अपनी तैयारी बढ़िया करते रहिए, रेडी रहिए एकदम से, एक बार में निकाल दीजिए सीटेट, बार बार तो देनी नहीं है ना, एक बार निकाल के तो लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है इसकी। क्या लिखा हुआ, वह विधि जिसमें विभिन्न अध्यापन विधियां समावेशित की जाती है, यानी ऐसी कौन सी ऐसी प्रोसेस है, वह विधि है जिसमें विभिन्न अध्यापन विधियां, यानी टीचिंग मेथड जो है समाहित की, डिफरेंट टाइप के टीचिंग मेथड जो है समाहित करे जा रहे हैं। कौन सी विधि ऐसी होती है और विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार, यानी जो स्टूडेंट चाहते हैं उनके अनुकूल आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल उनको प्रोवाइड करा रहे हो, यानी विद्यार्थियों के जैसा उनकी आकलन है, जैसा वो समझते हैं, उनके आधार पे आप अपने टीचिंग लर्निंग मटेरियल उनको प्रोवाइड करा रहे हो। क्योंकि आपको पता है आज क्या हो रहा है, किसी भी स्कूल में जब जाओगे तो पढ़ाने से पहले, क्लास में जाने से पहले वहां पे आपको क्या करना पड़ता है, आपको जो है लेसन प्लान बनाना पड़ता है कि हमको कल क्या पढ़ाना है ना। तो वही बात बोली जा रही है कि ऐसी कौन सी विधि है जहां पे टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है, बहुत सारी विधियां जो है समाहित की जा रही हैं, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार समाहित किया जाता है। उसे किस रूप में जाना जाएगा, बोला जा रहा है उसे किस रूप में जाना जाता है। क्या वो कार्य आधारित विधि हो सकती है, विभिन्न दर्शन ग्राही विधि हो सकती है, व्याकरण अनुवाद विधि है, या फिर प्रत्यक्ष विधि है। फटाक से बताइएगा। देखो यहाँ पे जब डिफरेंट टाइप की विधियां समाहित की जाती हैं, यानी बच्चों की आवश्यकता के अनुसार, तो वहां पे इलेक्ट्रिक क्या बोलते हैं, इक्लेक्टिव बोलेंगे, या फिर विभिन्न दर्शन ग्राही विधि बोलते हैं, जहां पे विभिन्न प्रकार की विधियां समाहित की जाती हैं बच्चों के अनुकूल। अनुकूलन का मतलब जहां पे बच्चा अपने आप को जल्दी से समाहित कर पाए, तो उसको क्या बोलते हैं, इक्लेक्टिव बोलते हैं, या फिर विभिन्न दर्शन ग्राही बोलते हैं। यहाँ पे कार्य आधारित की बात हो रही है, ना व्याकरण की बात हो रही है, ना प्रत्यक्ष की बात हो रही है। देखो सिंपल है, आप सीटेट देने जा रहे हो, आपको ग्रामर पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ना। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओगे, अगर आपसे कोई बोलता है कि आपको ग्रामर पढ़ना है, तो व्याकरण पढ़ने की नीड है ही नहीं। यहाँ पे वो ग्रामर आती है, वो व्याकरण आती है जो आपने 6-7 में पढ़ी होगी। बहुत ही सिंपल सिंपल फंडे होते हैं, समाज क्या होता है, संधि क्या होती है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पे आपको ऑप्शन मिलता है अच्छा खासा, आप समझ के बता सकते हो अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाओगे। चलिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है। भाषा अर्जन उपकरण क्या है, क्या ये बोल रहे हैं भाषा अर्जन उपकरण के बारे में। ये क्वेश्चन बहुत इजी है और कई बार रिपीट हुआ है, जरा बताइए कमेंट में इसका आंसर क्या होगा। देखो
यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि भाषा अर्जन उपकरण क्या है। देखो भाषा अर्जन उपकरण की बात कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। यानी ये जो होता है बच्चा जन्मजात लेकर पैदा होता है, मतलब उसके अंदर ये जन्म से ही क्षमता होती है लैंग्वेज को एक्वायर करने की। तो इसके बारे में चॉम्स्की, नॉन चॉम्स्की नाम के एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बताया हुआ है कि बच्चा जो होता है उसके अंदर जब पैदा होता है तो इस जन्मजात क्षमता के साथ में पैदा होता है कि उसको आप किसी भी इन्वायरमेंट में डाल दोगे तो वहां की लैंग्वेज को जल्दी से पकड़ लेगा। मतलब बच्चे के अंदर भाषा अधिग्रहण यंत्र होता है शुरुआत से ही। क्लियर इतनी बात? कई बार ये बात पूछता है कि ये किसने दिया हुआ है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में किसने बताया हुआ है, तो आप इजीली बता सकते हो कि नॉम चॉम्स्की नाम के साइंटिस्ट है जिन्होंने इसके बारे में बताया हुआ है। तो चलिए पढ़ लेते हैं ऑप्शंस को। क्या लिखा? भाषा सीखने के लिए मस्तिष्क का पूर्व नियोजित क्षेत्र। बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल सही बात बोली जा रही है कि भाषा सीखने के लिए यानी भाषा को जल्दी से पकड़ लोगे उसके लिए पूर्व नियोजित क्षेत्र होता है, यानी जन्म से ही ये जन्मजात क्षमता होती है बच्चे के अंदर जब वो पैदा होता है। क्लियर? यहाँ पे उसको सिखाया नहीं जाएगा कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में उसको बताया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, वो जन्मजात क्षमता के अंदर पैदा ही होता है। तो हमारा यही ऑप्शन एकदम बेटर है। आगे दे लेते क्या लेते, मस्तिष्क का ऐसा भाग जहां भाषा को संग्रहित किया जाए। ऐसी कोई बात नहीं हो रही। एक ऐसा उपकरण जिससे बाल्यावस्था में एक से अधिक भाषा सीखना संभव। देखो यहाँ पे क्या बात बोल दी गई, ऐसा उपकरण जो बच्चों के नए शब्द, ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे बोला गया है कि एक ऐसा उपकरण, एक ऐसा यंत्र है, मे बी ठीक है, जिससे बाल्यावस्था में एक से अधिक भाषा सीखना संभव है। देखो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगर दोनों में से कोई अगर आपको दिख जाए तो आप इजीली जा सकते हो। फिलहाल के लिए ऑफिशियल आंसर की में तो पहला वाला ही बताया गया है, लेकिन ये भी कई हदों तक सही है कि जिसमें बाल्यावस्था में एक से अधिक भाषाओं को बच्चा सीख सकता है इस क्षमता के दौरान। मतलब मान लीजिए वो आपके समाज में पैदा हुआ और आपने थोड़ा थोड़ा इस एनवायरनमेंट के प्रति ढल गया, फिर आपने क्या किया, किसी दूसरे एनवायरनमेंट में उसको डाल दिया, तो वहां की भी लैंग्वेज को इजीली पकड़ लेगा क्योंकि उसके अंदर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है। तो ये ऑप्शन एकदम बेटर है। फिलहाल के लिए हम जाएंगे फर्स्ट के साथ में क्योंकि यही हमारा ऑफिशियल आंसर की है ना, तो ये तो होगा नहीं। क्लियर? बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, देखते हैं कि क्या बात बोली जा रही है। पढ़िए, ये क्वेश्चन भी एकदम जबरदस्त है। इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड से बोला गया है। जरा बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्या बोल रहे हैं, अध्यापक क्रिया विश्लेषण, क्या लिखा हुआ, अध्यापक क्रिया विशेषण समझाने के लिए, यानी क्रिया विशेषण समझा रहा है। क्या समझे, जहां पे क्रिया की, जहां पे विशेषता बताए, क्रिया की विशेषता बताए, वो क्या होता है, क्रिया विशेषण होता है। क्रिया विशेषण समझाने के लिए पहले उसकी परिभाषा बताती है, यानी अध्यापिका क्या कर रही है, पहले परिभाषा बता रही है और फिर उसके प्रकार, फिर अवधारणा स्पष्ट करने के लिए उदाहरण देती है। यानी अध्यापिका क्या कर रही है, पहले क्या कर रही है, रूल बता रही है और रूल टू एग्जाम्पल जा रही है ना। अध्यापिका क्या कर रही है, रूल टू एग्जाम्पल जा रही है, और एक में क्या होता है, एग्जाम्पल टू रूल जाया जाता है। पहले आप छोटे छोटे एग्जाम्पल बताते हो, फिर धीरे धीरे आप उसको परिभाषा तक ले जाते हो, ये मेथड होता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले परिभाषा, पहले क्या है, अध्यापिका पहले परिभाषा बता रही है, क्या बता रही है, पहले परिभाषा और फिर उसके बाद में उदाहरण दे रही है। क्या दे रही है, उदाहरण। तो परिभाषा से उदाहरण की ओर जाना, यानी रूल से एग्जाम्पल की ओर जाना, जो होता है डिडक्टिव मेथड। क्या होता है, डिडक्टिव। रूल से एग्जाम्पल की ओर जाना क्या होता है, डिडक्टिव मेथड होता है। और एग्जाम्पल टू रूल जाना इंडक्टिव मेथड होता है। क्या होता है, इंडक्टिव मेथड। देखो इजीली आप समझ सकते हो, अगर आप पहले नियम बता रहे हो और फिर आप परिभाषा बता रहे हो तो वो निगमनात्मक है, नियम से निगमनात्मक। क्लियर? और अगर पहले उदाहरण दिए जा रहे होते तो वो आगमनात्मक विधि होती। इससे क्वेश्चन आना ही आना है, सीडीपी में भी आता है, हिंदी पैडोलॉजी में भी आता है। देखो यहाँ पे इजीली आप समझ सकते हो कि अगर पहले किसी भी कॉन्सेप्ट को सिखाने से पहले अगर आपको पहले रूल बताया जा रहा है या परिभाषा बताई जा रही है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं बाद में, तो वो निगमनात्मक विधि होती है। अगर आपको पहले उदाहरण दिए जा रहे हैं, छोटे छोटे समझाए जाने हैं, फिर उसके बाद में आप धीरे धीरे परिभाषा तक पहुंचते हो, तो वो आगमनात्मक विधि होती है। क्लियर? चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। आई होप आपको ये बात समझ में आ ही गई होगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज यार लाइक शेयर कर देना, ताकि मेरा भी थोड़ा मोटिवेशन बढ़ जाएगा, है ना कि नहीं। अगर पहली बार आए हो तो हमसे जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपका कोई कमेंट है, कोई डाउट है, तो आप मुझे बताइए, हम आपके डाउट के अकॉर्डिंग वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट के अकॉर्डिंग प्लान होगी कि आपका कहीं पे डाउट रह गया हो, अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में डेमो तक दे रहे हैं तब भी आप मुझे टॉपिक बता सकते हैं, हम उस टॉपिक पे भी वीडियो बना देंगे 110%। क्लियर? क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि एक लेखक की भूमिका में शामिल है, यानी एक लेखक, एक राइटर है जिसकी भूमिका में क्या, जिसके दायित्व में क्या शामिल है, मुख्य विचार बिंदु पर चिंतन शामिल है, लेखन शामिल है, सामग्री के प्रकार के बारे में विचार, जैसे कि कविता हो सकती है, कहानी हो सकती है, रिपोर्ट हो सकती है, विधि निर्देश आदि। भाई लेखक है तो ऑब्वियसली ये सब कुछ तो शामिल ही होगा उसके में।
है, कौन और क्यों इसका पाठक होगा, इन बातों पर विचार करना लेखन का कौन सा पहलू है। क्या वो संयोजन है, प्रतिलेखन है, मुक्त लेखन है, लेखन के बारे में चिंतन है, या लेखन के बारे में लिखना है। देखो यहाँ पे क्या बात बोली जा रही है, सारी चीजों को एक में समाहित कर रहा है ना। यानी एक लेखक के अंदर ये सारी चीजें ऑलरेडी समाहित हुई हैं कि वो लिखता भी है, रिपोर्ट भी करता है, कहानी भी करता है, कविता भी करता है। तो ये संयोजन है, क्या है, संयोजन है। आपको क्वेश्चन को देख के समझ में आ रहा होगा, है ना। तो ना तो यहाँ पे प्रतिलेखन की बात हो रही, ट्रांसक्रिप्शन की, ना तो मुक्त लेखन की, फ्री राइटिंग की कोई बात नहीं हो रही यहाँ पे, और ना ही लेखन के लिखने के बारे में कोई बात हो रही है, संयोजन की बात यहाँ पे हो रही थी। क्लियर। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमारा। बहुत ही इजी है, थोड़ा बताने की कोशिश कीजिए कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। पढ़िए, दीजिए जवाब। लिखा हुआ है पाठ्यचर्यक विषय, यानी पाठ्यचर्यक विषय कौन कौन से होते हैं आपके सामने लिखे हुए हैं, इजीली पढ़िए आप। लिखा हुआ है पाठ्यचर्यक विषय जैसे विज्ञान हो सकता है, गणित हो सकता है, इतिहास हो सकता है, भूगोल हो सकता है, कला शिल्प हो सकता है, शारीरिक शिक्षा आदि अर्थपूर्ण और रुचिकर तरीकों से भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करते हैं। यह क्या प्रदर्शित करता है, आपके सामने बोला जा रहा है। यानी जो पाठ्यचर्यक विषय होते हैं उनके बारे में यहाँ पे बातें बोली जा रही हैं, और मीनिंग मेकिंग लर्निंग के बारे में बात हो रही है कि ये भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करते हैं। तो ये क्या प्रदर्शित करता है, क्या ये भाषा समावेशन है, या भाषा अर्जन है, या भाषा बोधगम्यता है, भाषा समूचे पाठ्यक्रम में। देखो आपको इजीली समझ में आ रहा है, कोई यहाँ पे समावेशन की बात नहीं हो रही, ना भाषा अर्जन की बात हो रही। भाषा अर्जन वो होता है जहां पे आप कोई रूल रेगुलेशन नहीं, डायरेक्टली आप क्या करते हैं, अपने समाज में रहकर लोगों से इंटरेक्ट करके समाज के रूल रेगुलेशन के बिना आप वहां की लैंग्वेज को, वहां के तौर तरीके को सीखते हैं, तो वो भाषा अर्जन होता है। बोधगम्यता की बातें नहीं हो रही, ये भाषा समूचे पाठ्यक्रम के बारे में, जहां पे आप सभी पाठ्यक्रम के बारे में सीख रहे हो, है ना, अवसर प्राप्त हो रहा है आपको मीनिंग मेकिंग लर्निंग के बारे में। तो हम जाएंगे फोर्थ ऑप्शन के साथ में। चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हमसे पॉजिटिव पॉइंट पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है, बताइएगा, फटाक से कमेंट करेंगे। हमें मालूम है कि हमसे पूछा गया है पॉजिटिव पॉइंट कौन सा है, कथन सही कौन सा है। मूल्यांकन रचनात्मक है, आकलन का बच्चों के अधिगम से कोई संबंध नहीं है। क्या यह बात, ये तो एकदम निगेटिव बात बोली गई है कि आकलन का अधिगम से कोई संबंध क्यों नहीं होगा। भाई जब आप लर्निंग कर रहे होते हो, अधिगम कर रहे हो, तो गलतियां हमारी सहायता करती, तो गलत हो गया ना। आकलन तभी कर पाओगे जो गलतियां होती हैं उनके थ्रू हम सीखते हैं, है ना। अध्यापक की सतत मूल्यांकन में कोई सतत मूल्यांकन, अरे अध्यापक की भी थोड़ी बहुत भूमिका होती है, ऐसा नहीं कि अध्यापक की कोई भूमिका ही नहीं है। आगे लिखा हुआ देखो, मूल्यांकन रचनात्मक, केवल मूल्यांकन पे ही बात नहीं होनी चाहिए, हम इजिली एलिमिनेट कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ, आकलन निदानात्मक और उपचारात्मक होता है। देखो यहाँ पे एकदम इजी बात बोली गई है कि जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करते हो, पहले उसके निदान के बारे में, यानी उसके बारे में सोचते हो, डायग्नोस करते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्टों के बारे में सीखते हो कि उसका निदान करने के बारे में सोचते हो, फिर उसके बाद में उसके उपचार निकालते हो। कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आती होगी तो पहले उस प्रॉब्लम के बारे में आप उसके निदान के बारे में सोचते होंगे, है ना, कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, देन उसके बाद में आप उसका उपचार करते होंगे, है ना। तो हमारे पास यही पॉजिटिव पॉइंट है, हम जाएंगे डी ऑप्शन के साथ में। क्लियर, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। पढ़िए क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में किसका तात्पर्य है, क्या यहाँ पे बात बोली जा रही है, निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य है, पाठ्य सामग्री में से अप्रत्यक्ष तरीके से तथ्यों और विवरण को खोज लेना। तो यहाँ पे एक बात बोली गई है कि किस पॉइंट से तात्पर्य है कि जहां पे पाठ्य सामग्री में से जो मटेरियल होता है उसमें से तथ्यों को खोजना या विवरण को खोज लेना, ये किसकी बात हो रही है, क्या विश्लेषण की बात हो रही है, व्याख्या की बात हो रही है, एक्सट्रापोलेशन की बात हो रही है, निष्कर्ष की बात हो रही है। देखो यहाँ पे एक बात है कि अगर आप पाठ्य सामग्री से तथ्यों को, या एक्सट्रापोलेशन का मतलब होता है तथ्य के आगे सोचना। देखो एक्सट्रापोलेशन का मतलब क्या होता है, तथ्य से आगे जाके सोचना, तथ्य से आगे जाकर सोचना। लेकिन यहां पे क्या क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है, क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि विवरण को खोज लेना। मतलब अगर आप जानकारी इंफॉर्मेशन को निकाल रहे थे तो वहां पे एक्सट्रापोलेशन था, लेकिन यहां पे लिखा हुआ है कि आप किसी भी पाठ्य सामग्री में से तथ्यों को आपने विवरण को खोज निकाला है तो वो निष्कर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निष्कर्ष को निकाल लिया है आपने, को लिखा हुआ है खोज लेना, है ना। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन को समझ जाओगे, और इन्हीं में वहां पे जो है गलतियां हो जाती हैं हमसे। अगर थोड़ा सा भी हम इसको समझते हैं तो हम एक्सट्रापोलेशन के साथ में चले जाते हैं, है ना। लेकिन अगर यहाँ पे अगर ध्यान से पढ़ोगे तो विवरण को खोज लेना लिखा हुआ है, तो हम जाएंगे निष्कर्ष पे। चलिए
क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है हमारा। पढ़िए जरा। देखो लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किसके द्वारा शब्दों का इतिहास मूल रूप पता चलता है, यानी कौन सा ऐसा पॉइंट है किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बच्चों का शब्दों का इतिहास मूल रूप से पता चलता है, और यह भी पता चलता है कि शब्द कैसे बने और किस और समय के साथ उनके अर्थ में कैसे बदलाव आया। देखो यहाँ पे क्या बात बोली जा रही है कि शब्दों के बारे में बात हो रही है, शब्दों के इतिहास के बारे में बात हो रही है कि कोई शब्द जो है उसका मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है, और उस समय के साथ साथ में उसके शब्द के अर्थ में कैसे बदलाव आया है। ये क्या बात बोली जा रही है? क्या ये आकृति विज्ञान है, क्या ये ध्वनि विज्ञान है, क्या ये अर्थ विज्ञान है, क्या ये व्युत्पत्ति विज्ञान है? देखो आपको पता है कि डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज का सुधारात्मक रूप, यानी किसी भी चीज में थोड़ा सा चेंज किया गया है और उसी को अच्छा बनाया गया है। मतलब मान लीजिएगा व्युत्पन्न का मतलब क्या होता है, किसी से मिलकर के बना हुआ। जैसे शब्द है, शब्द तो वही है लेकिन उन्हीं में कुछ बदलाव किया गया है, उनके अर्थ में बदलाव आया है। यही बात तो कर रहे हैं। तो अर्थ यानी शब्द वही है और उसी शब्द में बदलाव आया है, तो आप समझ सकते हो कि ये व्युत्पन्न है। क्या है? डेरिवेटिव है। तो हम जाएंगे व्युत्पत्ति विज्ञान के साथ। यहाँ पे आकृति विज्ञान की कोई बात नहीं हो रही, ध्वनि विज्ञान की कोई बात नहीं हो रही, अर्थ विज्ञान की नहीं, यहाँ पे व्युत्पत्ति विज्ञान की हो रही कि शब्द वही है, शब्दों का इतिहास वही है लेकिन उन्हीं में बदलाव आया है ना। तो हम जाएंगे फर्स्ट के साथ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। पढ़िएगा जरा क्वेश्चन नंबर 11 को। किस प्रकार का लेखन जो है शिक्षार्थियों को विशेष प्रतिरूप और संरचना समझने में मदद करता है? फटाक से कमेंट करेंगे इसका आंसर क्या होगा। बहुत इजी है, थोड़ा सा भी अगर बताओगे तो इजीली आप आंसर दे ही सकते हो। देखो क्या लिखा हुआ है, किस प्रकार का लेखन शिक्षार्थियों को विशेष प्रतिरूप और संरचना समझने में मदद करता है? क्या वो नियंत्रित हो सकता है, निर्देशन होगा, निर्देशित होगा, मुक्त होगा, रचना होगा? देखो यहाँ पे बात बोली जा रही है कि किस प्रकार का लेखन शिक्षार्थियों को विशेष प्रतिरूप और संरचना समझने में मदद करता है। यहाँ पे इसका फोल्डिंग की बात हो रही है, जब यहाँ पे मदद हो रही है बच्चे की, यानी बच्चे के उसके किसी भी काम में क्या हो रहा है कि किस प्रकार से उसको मदद मिल सकती है। क्या वो आप उसको नियंत्रित करोगे? है जब आप रोक टोक लगाओगे तो बच्चा अपने विचारों को कैसे पेश कर पाएगा? फ्री बिल्कुल होगा, है तब तो कुछ भी लिखेगा। रचनात्मक तो होनी, निर्देश, यानी जब बच्चे को आप गाइड कर रहे हो कहीं ना कहीं पे तो उसको मदद मिलेगी और वो अपने कामों में जल्दी सक्सेस होगा, है ना। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 के साथ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं कि क्या बात बोली जा रही है। पढ़ो जरा। ये देखो टॉप डाउन और बॉटम अप से अप्रोच से क्वेश्चन आया है और ये सीडीपी में भी कई बार पूछा गया है। बस लिखा हुआ है, माधुरी फोन पर अपने मित्र से हैदराबादी बिरयानी बनाने की विधि सुन रही है। यहाँ पे क्या बात बोले, यानी माधुरी एक लड़की है जिसने क्या करे, अपनी फ्रेंड से, अपने मित्र से क्या कर रही है, हैदराबादी बिरयानी बनाने की विधि पूछ रही है, सुन रही है। वह किस प्रक्रिया उपागम का प्रयोग कर रही है? आपको पता है कि मान लीजिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है बॉटम अप अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच। देखो बॉटम अप्रोच का मतलब क्या होता है, जब आप नीचे से ऊपर की ओर जाते हो, है ना, तो वो बॉटम अप होती है, यानी छोटे लेवल से आप बड़ी चीजों पर जाते हो। टॉप डाउन का मतलब है कि आप ऊपर से जब नीचे की ओर आते हो तो वो टॉप डाउन अप्रोच होती है। तो यहाँ पे क्या बात बोली कि भाई जब माधुरी है वो अपने दोस्त को कॉल करेगी, मित्र को कॉल कर रही है और उससे बिरयानी के बनाने को छोटी छोटी बातें पूछ रही कि भाई उसमें जो है पानी कितना डालें, चावल कितना डालें, छोटी छोटी बातों को पूछ रही ना। तो छोटे लेवल से बड़े लेवल की ओर जा रही है। तो ये यहाँ पे कौन सी अप्रोच हो रही है? अपना आपको समझ में आ गया होगा बॉटम अप्रोच है। कौन सी है? बॉटम अप्रोच। जब छोटी छोटी बातों से आप बड़ी चीजों पे जा रहे हो तो वो बॉटम अप्रोच होती है। जब आप बड़ी चीजों को छोटी छोटी चीजें, जैसे आपने कोई कहानी पढ़ी फिर धीरे धीरे उसका सार निकाल रहे हो, तो वो टॉप डाउन अप्रोच है। लेकिन अगर आपने क्या कि छोटी छोटी चीजों को सीख सीख के आप बड़े लेवल पे जा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, टॉप बॉटम अप्रोच का यूज कर रहे हो। क्लियर? चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे और समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है, पढ़िए जरा और जवाब दीजिए कि क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि नीचे आकलन की दो युक्तियां दी गई हैं, मतलब यहाँ पे कोई दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और जिनमें ये बात बोली गई, बताइए कि ए स्टेटमेंट और बी स्टेटमेंट दोनों में फर्क क्या है, दोनों सही है कि दोनों गलत हैं। तो पढ़िए फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि विद्यार्थियों को कक्षा में समूह में करने के लिए, समूह में क्या लिखो, विद्यार्थियों को कक्षा में समूह में करने के लिए ऐसा कार्य देना चाहिए जिससे कि वे आकलन हेतु तैयारी कर सके, उदाहरण के तौर पर एक दूसरे की परीक्षा ले सके। तो यहाँ पे क्या बात बोलती गई है कि विद्यार्थियों को क्या करनी चाहिए, क्लास में एक दूसरे के साथ में सहयोगात्मक अधिगम की बात हो रही है। मतलब जब क्लास में बच्चा खुद से आकलन करेगा, समूह में काम करेगा, तो इसको सेल्फ असेसमेंट बोलते हैं। सेल्फ असेसमेंट बोलते हैं जहां पे बच्चा जो होता है कोलैबोरेट करके सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा दे रहा है ना। तो ये स्टेटमेंट तो एकदम सही हो जाएगा।
ट्रू हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर। अब आगे क्या बोला गया है, विद्यार्थी योगात्मक आकलन हेतु अपने लिखित कार्यों का पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है कि जब आपने स्कूलिंग में बहुत सारे मॉडल्स बनाए होंगे, बहुत सारी प्रोजेक्ट फाइलें बनाई होंगी, जिनका एक साथ समावेशन करना, एक साथ समूह में कलेक्शन करना, कलेक्ट करना, उनको पोर्टफोलियो कहलाता है। ये देखो पोर्टफोलियो में भी कई बार क्वेश्चन आया है कि क्या होता है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि जितना भी आपका मॉडल वगैरह जितने भी आपने बनाए होते हैं, उनका एक साथ कलेक्शन जो होता है उसको पोर्टफोलियो कहते हैं। जैसे कि अपने लिखित कार्यों में से कोई श्रेष्ठतम छवि कार्य लेना, विद्यार्थी अनुकूलन आकलन के लिए कौन सी युक्ति सही है। देखो यहाँ पे एकदम सी बात सही कही गई है, ये स्टेटमेंट तो एकदम सही था, और यहाँ पर भी एकदम सही बात बोल दी गई कि पोर्टफोलियो बनाते हैं जिसके माध्यम से अपने लिखित कार्यों को श्रेष्ठतम एक 6 कार्य लेना, विद्यार्थी अनुकूलन आकलन के लिए कौन सी युक्ति सही है, यहाँ पे इसमें से पूछा गया था। तो बताइए, दोनों में से हमें मालूम है कि पोर्टफोलियो बनाते हैं, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, दोनों सही है, ए और बी दोनों ही सही है। हम जाएंगे थर्ड के साथ में। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे और समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। इनमें से ये बोला गया था कि दोनों में से कौन सी युक्ति सही है, तो आपको दोनों ही सही लगी तो दोनों ही आपने सही बोल दी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़िए जरा फटाक से कमेंट को, सॉरी क्वेश्चन को, और जवाब देने की कोशिश करो कि क्या लिखा हुआ है। भाषा अध्यापक विद्यार्थियों से कहती है, यानी एक भाषा अध्यापिका है, ये एक लैंग्वेज टीचर है जो विद्यार्थियों से कहती है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान कोई यादगार घटना कक्षा में सुनाए। यानी एक लैंग्वेज टीचर है जिसने कहा है कि ग्रीष्मकालीन गर्मियों की जो छुट्टियां होती हैं उनके दौरान कोई यादगार घटना सुनाई है, यानी क्लास में सुनाई जाए कक्षा में। भाषा सीखने के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि होगी, यानी इनमें से किसी टीचर ने क्या किया है, किसी बच्चे से कहा है कि क्लासरूम में कहा है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बारे में कोई कहानी सुनाई जाए या कोई बात, कोई घटना के बारे में वर्णन किया जाए, जो सीखने की कौन सी गतिविधि जो है जो ऑप्शन दिए गए हैं इनके अकॉर्डिंग बेटर कौन सी होगी, उपयुक्त गतिविधि होगी कौन सी। अंग्रेजी में घटना सुनाने के लिए कहा जाए, भाई अंग्रेजी में क्यों कहोगे जब हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो अंग्रेजी में, जहां की मातृभाषा अंग्रेजी होगी तो वहां अंग्रेजी में सिखाया सुनाया जाएगा। भाषा में प्रवाह और सटीक प्रयोग पर ध्यान दिया जाए, केवल भाषा प्रयोग प्रवाह में ही ध्यान नहीं दिया, कुछ भी बकते चले जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। लिखा हुआ है अपने घर की भाषा में और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित कर, बिल्कुल सही बात है कि देखो बच्चा जो है शुरुआत में अपनी घर की लैंग्वेज में ही बात करेगा ना, अपनी मातृभाषा में बात करेगा, जहां जिस इन्वायरमेंट से बच्चा आया है उसी इन्वायरमेंट की भाषा के अकॉर्डिंग ही अपने यादगार पलों को सुनाएगा, है ना। तो मे भी हमारे पास थर्ड ऑप्शन एकदम बेटर है। आगे लिखा हुआ है पाठ्यक्रम पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करे, भाई केवल सिलेबस पूरा करने पे ही ध्यान नहीं होना चाहिए, सीखने पे ध्यान होना चाहिए, है ना। जब बच्चा अपने घर की भाषा में अपने विचारों को कह पा रहा है तो वहां पे जल्दी सीख पाएगा ना। तो हम जाएंगे थर्ड ऑप्शन के साथ में। क्लियर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। पढ़ते देते हैं क्या बात बोली गई, क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब जरूर दीजिएगा आप, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है। देखो क्या बात बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक साक्षरता का संकेत नहीं है। हमसे निगेटिव पॉइंट पूछा गया है यहाँ पे। देखो यहाँ पे कहा जा रहा है आरंभिक साक्षरता का संकेत, यानी स्कूल में जाने से पहले बच्चे की जो पढ़ाई होती है, जब माँ बाप उसको एबीसीडी वगैरह सिखाते हैं, थोड़ी बहुत पढ़ाई उसकी घर में हो जाती है, तो उसको बोलते हैं आरंभिक साक्षरता। यानी स्कूल जाने से पहले बच्चा जो भी सीखता है उसको आरंभिक शिक्षा बोलते हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि स्कूल में बच्चा जो होता है कोरा कागज बन के आता है, ऐसा नहीं है। आप घर में भी नाम वगैरह लिखना मम्मी पापा सिखा ही देते हैं कहीं ना कहीं, है। तो इसलिए बोले यहाँ पे निगेटिव पॉइंट पूछा गया है। तो आगे लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, बच्चे ने यह जान लिया कि दाएं से बाएं ओर पढ़ा जाता है। भाई आगे देखते हैं, बच्चे सही तरीके से पढ़ते हैं, बच्चे ने यह जान लिया कि अक्षर लिखने का प्रतिनिधित्व कैसे करते हैं, बच्चे उद्देश्य के साथ आड़ी तिरछी रेखाएं बनाते हैं। तो ये सब तो सही है, लेकिन एक ही निगेटिव पॉइंट है, बच्चे सही तरीके से पढ़ते हैं। जब शुरुआती दौर में बच्चा है, बिल्कुल शुरुआत में पैदा हुआ है, थोड़ा बहुत आरंभिक साक्षरता के दौरान इस स्टेज में है, तो वो सही से क्यों पढ़ पाएगा भाई, है। तो यही हमारे पास निगेटिव पॉइंट है, क्योंकि वो सही नहीं पढ़ने की कोशिश कर रहा है, अभी सही कैसे पढ़ लेगा। तो यही निगेटिव पॉइंट है, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही हमसे गलत गया था, है ना। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ में। चलिए ओवरऑल 15 आपने कितने सही किए आउट ऑफ, वो आप मुझे कमेंट में जरूर बता के जाइएगा कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हो। 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं अभी, ओवरऑल कितने सही हुए वो मुझे आप बता के जाइएगा। आउट ऑफ 15 आपने कितने सही किए, सेशन कैसा लगा हो तो वो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज यार लाइक शेयर तो कर ही दोगे, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही लोगे। ये कोई कहने की बात है नहीं फिलहाल के लिए। अगर आपको अच्छा लगा हो और आपको लगता है कि मैं आपसे कनेक्ट होकर थोड़ी सी मैं आपकी मदद कर पाऊंगा, तो आप मेरे से
जुड़ने की कोशिश करिए, हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे 110%। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, नई आशा और उम्मीद के साथ में। जहाँ पर भी आपका डाउट रह गया हो, आप कमेंट कर दीजिएगा मुझे, ठीक है? मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, नई आशा और उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच।